खुश आमदीद। आगा सईद रुहुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में आखिर चल क्या रहा, ये सवाल फिर से उजागर हो चुका है। आज मैं आपको बता दूं कि कल आगा सईद रुहुल्ला कन्वेंशन के लिए डाक बंगलो सोपोर जाने वाले हैं और वहीं पे सोपोर के एमएलए का कहना है कि मुझे कोई भी इंस्ट्रक्शन इस बारे में नहीं दी गई है और ना मुझे इस बारे में कुछ खबर है। क्या कुछ आखिर मसला है? मेरे साथी अबरार मुत्तू अभी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? अक्सर आगा सईद रुहुल्ला, मेहदी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक खबर बनती जा रही है, आए दिन एक नया कोई इशू सामने आ रहा है। क्या कुछ लगता है? आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो होती है, वो हर किसी इंसान में हो सकती है, लेकिन विद इन द पार्टी क्या हो रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले इसमें हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा रुहुल्ला मेहदी के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं उनकी जड़ क्या है। कहीं ना कहीं हमें इलेक्शन के फौरन बाद ही देखने को मिला, जब हम इलेक्शंस यानी कि पहले पार्लिमानी इलेक्शंस हुए, उसके बाद जब असेंबली के इंतखाबात हुए, असेंबली के इंतखाबात में हमें बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं आगा रुहुल्ला मेहदी की वो पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आई जिस तरह से होनी चाहिए थी। और जब हुई भी, उसके बाद जब हुकूमत बनी, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को जो है मुंतखब किया गया वज़ीर आला के लिए, उसके बाद फ़ौरन बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसमें सरफेस रिजर्वेशन पे बात चली, जिसके बाद यहाँ के जो स्पेशल स्टेटस को वापस लाने की बात चली, और उन्हीं मामलात के लेके जो है कहीं ना कहीं इख्तलाफात बढ़ते गए। और आज नौबत ये आ चुकी है कि आगा रुहुल्ला मेहदी ने क्लियरली ये बताया है कि उनके दरमियान जो इख्तिलाफात है वो बिल्कुल क्लियर है। अब चूंकि वो मैंडेट जो है उसमें एंटी इनकम्बेंसी लॉज है, जिसकी वजह से वो शायद कहीं ना कहीं जो है रुख अगर मोड़ भी लें, लेकिन लॉज इस तरह के हैं कि आप अगर वो 2.5 साल तक बगावत नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिस मैंडेट जिस पार्टी की टिकट पे वो लड़ चुके हैं वो उन्हें उस पार्टी के साथ जुड़े रहना उनको लाजमी है। और जब हम बात एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की करते हैं जी, तो आगा रुहुल्ला मेहदी का ये कहना है कि जो बुनियादी जो वादे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए गए थे, उन वादों पे कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उतर नहीं आ चुकी है। और आज चूंकि सोपोर के अंदर जो कन्वेंशन हो रही है डाक बंगलो के अंदर, इसकी जब हम बात करें तो वहाँ के जो मकामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो काडर है या जो उनके रहनुमा यानी कि वहाँ के जो एमएलए हैं, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि उन्हें किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी और ना ही उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आगा रुहुल्ला मेहदी जो है एक पब्लिक कन्वेंशन यानी कि एक पब्लिक दरबार, एक पब्लिक रैली वहाँ पे करने वाले हैं। और ये इख्तिलाफात जो हैं ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये क्या रुख लेंगे वो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि बहुत से बयानात, चाहे आगा सईद रुहुल्ला मेहदी की बात करें, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें, तो आए दिन उनके बयानात जो है सामने आते हैं। वहीं पे आगा सईद रुहुल्ला ने हाल ही में एक बात कही है कि उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि 50 एमएलए दिल्ली लेके जाए, वहां पे प्रोटेस्ट करे और अपनी स्टेटहुड की मांग करे। वहीं पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें तो हाल ही में एक इंटरव्यू उनका आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ आएगा कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अच्छे से क्यों चल रहा हूं और मैं प्रोटेस्ट वगैरह क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, इसमें बहुत सारे मामला जो हैं जिन पे नज़रसाज करने की ज़रूरत है। जब हम हुकूमत की बात करते हैं तो हुकूमत के अपने कुछ कंपल्शंस होते हैं, कि कुछ मजबूरियात हुकूमत की होती है। कोई भी हुकूमत जब पावर में आती है तो सबसे पहले ये देखना होता है कि उनकी मजबूरियात क्या हैं। आए दिन जो मामलात हैं यानी कि रोज़ बरोज़ के जो मामलात हैं, उन मामलात पे हुकूमत क्या कर सकती है वो सबसे पहले हुकूमत को मद्देनजर रखना होता है। एक बड़े अरसे के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक सिविल गवर्नमेंट बनी है, एक सिविल हुकूमत बनी है, यानी कि लोगों की एक चुनिंदा हुकूमत आई है। तो इस चुनिंदा हुकूमत के जो है कई सारी मजबूरियात हैं और उन मजबूरियात को शायद कहीं ना कहीं वजीर आला उमर अब्दुल्ला वो उनको मद्देनजर रखते हुए कह रहे हैं कि वो सारी मजबूरियात हैं, लेकिन उन सारी मजबूरियात यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। हाल ही में वो एक दूसरे पे तंज कसते हैं कि हमारे पास कोई पावर नहीं है कि हम लोगों की उतनी ज्यादा खदमत अंजाम दे। और हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा का ये बयान सामने आया कि मेरे पास खाली पुलिस है, डिफेंस है, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स तो आपके पास है, आपको अगर पुलिस चाहिए मुझे बोलिए, मैं दूंगा, और बाकी जो भी डेवलपमेंट के किस्से वो तो आपके हाथ में। तो फिर भी ये एक दूसरे पे तंज क्यों कसा जा रहा है? देखिए, इनके जब हम सबसे पहले जब हम बात देखते हैं कि क्या मामलात है बीजेपी के दरमियान
اور نیشنل کانفرنس کے درمیان یا جو بی جے پی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے درمیان اور نیشنل کانفرنس کے درمیان ایک اچھے تعلقات نظر ضرور آ رہے ہیں. حالانکہ ان تعلقات کو لے کے جو بہت سارے نیشنل کانفرنس کے اندر بھی یا جموں کشمیر کے عوام کے اندر بھی کئی سارے لوگوں کو سوالات ضرور اٹھ رہے ہیں. کل تک تو آپ دست و گریباں تھے, کل تک تو آپ جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف تھے, لیکن آج آپ دوست کیسے بن چکے ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑی بات جو ہمیں دیکھنی یہ پڑے گی کہ اس میں لوگوں کا فائدہ ضرور ہوگا, کیونکہ جب تک سینٹرل کی حکومت کے ساتھ یعنی کہ سینٹرل میں جو بھی لوگ ہیں چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو, جب تک اس پارٹی کے ساتھ یہاں کی جو مقامی جو حکومت ہے اس کے کارڈیل ریلیشن شپس نہیں ہوں گے, تب تک ڈیولپمنٹ پہ ہم کسی بھی طرح سے کام نہیں کر سکتے. حالانکہ بنیادی جو معاملات ہیں, چاہے ہم بات جو وعدے نیشنل کانفرنس کی طرف سے کیے گئے تھے, چاہے ہم بات راشن کی کریں, چاہے ہم گیس سلنڈرز کی بات کریں, یا جتنے بھی سارے وعدے ہیں ایک پرٹیکولر بینیفیشریز کو دیے گئے ہیں, لیکن وہ وعدے مینیفیسٹو میں تو یہ تھا ہی نہیں. مینیفیسٹو میں بالکل یہ تھا عنایت, لیکن وہ وعدے جو ہیں وہ بھی ابھی تک پورے نہیں کیے گئے ہیں. حالانکہ کئی سارے مہینے جو ہیں ہو چکے ہیں, ابھی تک وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے. آپ کو یاد ہوگا جب نیشنل کانفرنس حکومت میں آئی, تنویر صادق جو چیف اسپوکس پرسن ہے نیشنل کانفرنس کے, انہوں نے کہا کہ نیو ایئر پہ ہم لوگوں کو گفٹ دیں گے, وہ 200 یونٹ بجلی ہوگی, وہ گیس ہوگا, فری گیس ہوگا, ساتھ ہی ساتھ میں راشن ہوگا. لیکن ابھی تک وہ ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ بھی نیشنل کانفرنس کی جانب سے اس حوالے سے کسی بھی طرح کی اناؤنسمنٹ نہیں آئی ہے. حالانکہ آئی ہے لیکن خالی اے وائی کے بینیفیشریز کو, بی پی ایل اور اے پی ایل تو وہی رہ گئے. ایٹ لیسٹ نیشنل کانفرنس کو چاہیے تھا کہ وہ کم سے کم بی پی ایل تک فری راشن کرتے, 200 یونٹ بجلی فری ان کو دیتے, یا گیس سلنڈرز ان کو دیتے. تو آپ کو نہیں لگتا یہاں پہ وعدہ خلافی جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کی گئی؟ وعدہ خلافی میں چونکہ حکومت کے پاس ایک بڑا عرصہ ہے, 5 سال کا وقت ہے ان وعدوں پہ اتر آنے کے لیے. چونکہ 5 سال کے اگر وہ وعدے کیے گئے تھے تو وہ ٹائم باؤنڈ نہیں تھے کہ کب کی وہ وعدے پورے کیے جائیں گے, کب ان وعدوں پہ ہم جو ہیں اتر آئیں گے. تو وہ کوئی ٹائم فریم حکومت کی جانب سے اپنے مینیفیسٹو کے اندر نہیں دیا گیا تھا. تو اب دیکھنا باقی یہ رہے گا کہ آگے والا جو وقت آتا ہے وہ اس میں وہ وعدے پورے کیے جائیں گے کہ نہیں. حالانکہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے, یہاں تک کہ آغا سعید اللہ مہدی کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو بات ہے وہ جموں کشمیر کے تشخص کی ہے, یعنی کہ آئیڈینٹی کی ہے, جموں کشمیر کے معاملات کی ہے, ان سارے معاملات کی ہیں جو بنیادی معاملات ہیں. حالانکہ جب ہم بات پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی کرتے ہیں تو جب ان کے ساتھ ان کا وہ بھی جب حکومت پہ طنز کستے ہیں تو وہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے تشخص کی بات کی تھی, آپ جب سے پاور سے آؤٹ ہوئے ہیں تب سے لے کے آج تک آپ تشخص کی بات کرتے تھے, تو آج تشخص کی بات آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں, یعنی کہ آئیڈینٹی کی بات آپ کے منہ سے آج کیوں نہیں نکل رہی ہے. وہیں پہ آغا سعید روح کے جیسے ہم بات کر رہے تھے, ان کا بالخصوص کہنا یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس لوگوں کے لیے کچھ اچھا کر ہی نہیں رہی. تو اس بات کا نیشنل کانفرنس لوگوں کو کیا جواب دے گی؟ حالانکہ ان کا ہی ایک نمائندہ کہہ رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس لوگوں کے جو بھی ان کے مدعے ہیں, جو بھی ان کے مقاصد ہیں, جو بھی ان کے ایشوز ہیں, وہ ان پہ ابھر ہی نہیں پا رہے. دیکھیے عنایت, اس میں سب سے پہلے ہمیں جو معاملہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک پرٹیکولر شخص کی, حالانکہ ہی از اے پیپلز ریپرزینٹیٹیو, ہی از اے چوزن ریپرزینٹیٹیو, اور وہ سینٹرل کشمیر سے آتے ہیں جو کہ ایک کہیں نہ کہیں ایک مغز ہے پورے جموں کشمیر کا, کہ اس لیے کہ ہارٹ ہے پورے جموں کشمیر کا, اور ایک جو بڑا انٹلیکچوئل طبقہ ہے جو جموں کشمیر کی سیاست کو, سوشو پولیٹیکل میٹرز کو جو ڈیفائن کرتا ہے, وہ سینٹرل کشمیر کہیں نہ کہیں اس میں بہت سرفرست ہے. تو سینٹرل کشمیر کا جو ایک ریپرزینٹیٹیو ہے, حالانکہ ان کے جو ڈس ایگریمنٹس ہیں وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دیز ڈس ایگریمنٹس آر دا ریفلیکشن of people's disagreement with the national conference. It cannot be said کہ ایک complete reflection ہے, یعنی کہ ایک آئینہ ہے جو لوگوں کے ڈس ایگریمنٹس ہیں. لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہمیشہ ہوتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے ہوتے ہیں. ڈیولپمنٹل انڈیکس پہ کیا کیا گیا ہے وہ ایک بڑا سوال ہے, اور ان کے جو بنیادی جو ان کے معاملات ہیں, آغا روح اللہ مہدی جن چیزوں کو لے کے بات کرتے ہیں اس میں تشخص سرفرست ہے, اور کہیں نہ کہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تشخص جو ہے, تشخص پہ یعنی کہ آئیڈینٹی پہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو رہا ہے, اور آئیڈینٹی پہ کسی بھی طرح سے بات نہیں ہو رہی ہے جو وعدہ نیشنل کانفرنس کی جانب سے کیا گیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے ریزرویشن کی بھی بات کی, یعنی کہ ایک
प्रोटेस्ट भी उनकी जानिब से ऑर्गेनाइज कहा जा रहा है कि कल शायद कन्वेंशन में वो रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में कुछ बताएंगे, तो ये भी सोर्सेज के बारे में सामने निकल के आ रहा है। और हालांकि सकीना यतूजी ने भी हालांकि रिसेंटली एक बयान दिया है, जो उनकी एक कमेटी बनाई गई थी रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, उन्होंने बोला था कि रिपोर्ट तैयार है, कैबिनेट मीटिंग में जो है अगली कैबिनेट मीटिंग में वो रिपोर्ट जो है डेस्क पे रखी जाएगी। तो क्या लगता है, अगर रिजर्वेशन पॉलिसी में जो यहाँ के नौजवानों ने सोचा होगा कि ऐसा हमारे साथ इंसाफ होगा, अगर वहां पे वैसा नहीं निकल के आएगा, तो क्या लगता है आपको कि कितना बड़ा नुकसान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को? पर्सनली देखिए, अगर मेरा आप ओपिनियन माने, मेरा ओपिनियन ये है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इट इज अनजस्ट, बिकॉज अनजस्ट इसलिए है कि इसमें कई सारे मामला है। सबसे पहले आप रिजर्वेशन उस शख्स के बच्चे को नहीं दे सकते जो एक आईएएस ऑफिसर है, जो एक अच्छे गेजेटेड पोस्ट पे फाइज है, आप उसके बच्चे को रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन का सबसे पहला जो मकसद है वो पिछड़े हुए यानी कि अंडर डेवलप्ड जो सेक्शंस हैं मुआशरे के, जो वो अफराद जो पिछड़े हुए हैं, उनको उस पसमानदगी से बाहर निकाल के आगे बढ़ाने का है। क्योंकि जब एक जनरेशन पसमानदगी से निकली तो दूसरी जनरेशन उस रिजर्वेशन को डिजर्व नहीं करती है, ये सबसे पहली बात। क्योंकि आज उस पे किसी भी तरह से हुकूमत की जानिब से जो है गौर फिक्र नहीं किया गया है। दूसरी बात जो ये है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन परसेंटेज एक बड़ी परसेंटेज की जॉब्स पे हाथ नहीं डाल सकती है, क्योंकि उनके लिए अपनी अगर रिजर्वेशन रखी गई तो वो रिजर्वेशन अपनी परसेंटेज के हिसाब से रखी जानी चाहिए। तो मैं यूं समझता हूं कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है, कहीं ना कहीं ये अनफेयर है और इस पे हुकूमत को गौर फिक्र करने की सख्त से सख्त जरूरत है। और यही वजह है कि अगर रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से जब ये प्रोटेस्ट में उन्होंने शमूलियत की, हालांकि वो प्रोटेस्ट उनकी जानिब से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, लेकिन शमूलियत की उन्होंने जब शमूलियत की तो उन्होंने कहा कि इस कॉज के साथ मैं जो है यकजहती रखता हूं, ये कॉज बिल्कुल दुरुस्त है। अब चूंकि हुकूमत का कहना है कि कमेटीज बनाई गई हैं, कैबिनेट में ये चीज रखा जाएगा, इस मामले पे गौर फिक्र किया जाएगा, लेकिन किस तरह से इस मामले से तमाम तर जितने भी तबका जात मुआशरे के हैं उन्हें किसी भी तरह का नुकसान ना हो, उन्हें खुश किया जाए, उस पर गौर फिक्र करना जरूरी है। और उसके हवाले से किसी भी तरह से कोई भी अनाउंसमेंट जो है लोगों के सामने नहीं रखी गई है, लोगों को किसी भी तरह से उस हवाले से आगाही नहीं दी गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अबरार हमें वक्त देने के लिए। आपको मैं बता दूं कि बात हम कर रहे थे, कल कन्वेंशन होने जा रहा है सोपोर में, डाक बंगलो में, और उसकी सरबराही करने जा रहे हैं आगा सईद रुहुल्लाह। और इस बात पे जो है वहां के जो एमएलए हैं, सोपोर के एमएलए हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुझे इस बारे में जो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इवन हेडक्वार्टर से मुझे कोई भी इस बारे में इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है कि यहाँ पे जो है कल आगा सईद रुहुल्लाह जो है वो कन्वेंशन करने जा रहे हैं। और इसी के चलते हुए मैं आपको बता दूं कि अक्सर ही आगा सईद रुहुल्लाह जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे तंज कसते हैं कि वो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हक नहीं करती, उनको चाहिए कि वो सारे एमएलए को उठाए और दिल्ली के अंदर जाए और वहां पे धरना दे, वहां पे प्रोटेस्ट करे और अपने स्टेटहुड की मांग करे। तो आपके क्या विचार है, आपके क्या ख्यालात है, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्सेस। फिलहाल के लिए अपने मेजबान अनाज बे को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए नॉर्थ वेस्ट मीडिया सर्विस। फी अमान अल्लाह।